तो आज हम रिवाइज करेंगे जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को ड्राइव करता है एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स जो होता है वो इंटरनल फोर्स होता है जो कि लैंड को बिल्ड करता है, लैंड बिल्डिंग फोर्स होता है। और जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है जो लैंड को वियर करता है, ये वियर डाउन करता है। जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसमें डिग्रेडेशन होता है और एग्रेडेशन होता है। ग्रेडिएशन मतलब वियरिंग डाउन ऑफ अ रिलीफ ऑफ अर्थ सरफेस थ्रू द इरोशन, उसको प्लेन करना। एक्सोजेनिक फोर्स ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिटरमाइंड बाय द प्राइम सोर्स। क्या है एक्सोजेनिक फोर्सेस का? वो है सन। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का डेफिनेशन क्या है? दैट एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ with the physical stress and chemical action। ये था जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का डेफिनेशन। और उसमें आता है एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जिसमें डायट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म आता है। एंड एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आता है वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डेपोजिशन। तो एक एक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस होता है वो एनर्जी रिलीज़ करता है इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और उसका मेन सोर्स होता है इंटरनल एनर्जी लाइक रेडियो एक्टिविटी, रोटेशन, टाइडल फ्रिक्शन, प्रीडोमिनल हीट। एनर्जी ड्यू टू द जियोथर्मल ग्रेडियंट के वजह से हीट फ्लो करती है और डायट्रॉफिज्म टेक प्लेस। डायट्रॉफिज्म मतलब ये होता है स्लो मूवमेंट्स जो कि प्रोसेस दैट मूव्स एलिवेट बिल्डअप अब द पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट को एलिवेट करता है या बिल्ड करता है। उसमें आता है ओरोजेनिक और एपेरोजेनिक। ओरोजेनिक होते हैं माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, एपेरोजेनिक होते हैं अपलिफ्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। उसमें फिर डायट्रॉफिज्म में अर्थक्वेक आता है एंड देन प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट आता है जो कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। वोल्केनिज्म भी आता है, जब मैग्मा जब वो बाहर आ जाता है। और कैटास्ट्रोफिज्म मतलब एक डायट्रॉफिज्म होता है, कैटास्ट्रोफिज्म होता है। कैटास्ट्रोफिज्म में अर्थक्वेक भी आता है क्योंकि अर्थक्वेक अचानक से नहीं आता, वो बहुत ईयर्स का बिल्डअप होता है, फिर वो अचानक से फटता है। फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? वो करता है सन, और ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फैक्टर आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। The basic reason that leads to weathering, mass wasting movement and erosion is development of stress in the body of the earth's material। तो उसमें ग्रेविटी और ग्रेडियंट मोबिलिटी लाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। उसमें इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस जो कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया और प्रोड्यूस बाय पुशिंग एंड पुलिंग इंड्यूस डिफॉर्मेशन। और स्ट्रेस होता है सेपरेटिंग फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द फेस ऑफ द अर्थ्स मटेरियल एंड ब्रेक देम। ओके, फिर आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रेस जो कि ड्यू टू होता है टेम्परेचर चेंज की वजह से, क्रिस्टलाइजेशन और मेल्टिंग की वजह से। केमिकल प्रोसेस का क्या रोल है कि वो क्या करता है? लूज कर देता है बाउंड बिटवीन ग्रेन्स। ड्यूरेशन, all exogenic geomorphic processes come under duration। इसमें टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन जो है वो दो इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट एलिमेंट्स है जो कंट्रोल करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस को। कौन? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन कंट्रोल करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस को। कौन कौन से फैक्टर है जो एक्सोजेनिक फोर्सेस को इनडायरेक्टली हेल्प करते? वो है डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी टाइप, then type and distribution of vegetation, amount of insulation, wind velocity हो गई, precipitation हो गया, temperature हो गया, freezing and thawing हो गया, precipitation and evaporation हो गया। ये सारी चीज़ें क्या करती है? इनडायरेक्टली हेल्प करती है एक्सोजेनिक फोर्सेस को। थर्मल ग्रेडियंट क्या होता है? थर्मल ग्रेडियंट जो होता है वो क्रिएट होता है लैटिट्यूड, सीजन्स, लैंड, वाटर और सेपरेट वेरिएशन के वजह से। अब ड्यूरेशन प्रोसेस के बारे में बताते हैं। 3 ड्यूरेशन प्रोसेस दी गई है, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन।
वेदरिंग को उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल एक्शन, 3 चीज़ें हैं। यहाँ क्या है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इरोजन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। क्लाइमेट फैक्टर्स बीइंग इक्वली, जो क्लाइमेट फैक्टर है वो इक्वली हेल्प करते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ना, और मीन एक तो क्लाइमेट फैक्टर इक्वली हेल्प करते हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ रॉक भी हेल्प करते, जिसमें फॉल्ट्स हो गए, फोल्ड्स हो गए, इंक्लिनेशन हो गया ऑफ बेड, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, हार्डनेस, सॉफ्टनेस ऑफ, ये सारी चीज़ें भी ड्यूरेशन प्रोसेस में है वो करती है, मतलब वो भी उस चीज़ से भी वो इन्फ्लुएंस होता है। अब वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। इन वेदरिंग, तो ये जो वेदरिंग है वो केमिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन की वजह से जो एक्शन उस रॉक्स पे होता है, वो सारी चीज़ों से वेदरिंग होती है। और वेदरिंग जो है वो वेरी लिटिल और मोशन, मतलब वेदरिंग क्या करता है, मोशन नहीं करता, वो एट वन प्लेस सारी चीज़ें उस पे होती है, उस रॉक पे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि वो ऑन साइट प्रोसेस होती है। वेदरिंग प्रोसेस जो होती है वो डिफर करती है क्लाइमेट टू क्लाइमेट और डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मेंटल। अदर फैक्टर कौन से जो इन्फ्लुएंस करते हैं वेदरिंग को, तो वो करते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, क्लाइमेट को, टोपोग्राफी को और नेचुरल वेजिटेशंस को। सिग्निफिकेंस क्या है वेदरिंग की, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इन्फ्लुएंस बायोडाइवर्सिटी, एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सेंट्रिक वैल्यू ओर्स। टाइप्स ऑफ वेदरिंग, तो सबसे पहली आती है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होती है कि ऑक्सीजन सरफेस सॉइल वाटर एसिड से जो रॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है उसको केमिकल वेदरिंग कहते हैं। अब उसमें बहुत टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग होती है, जैसे कि सल्यूशन हो गया। सल्यूशन क्या है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर एसिड, वाटर प्लस एसिड जो होते हैं, और जो सॉल्यूबल रॉक्स होते हैं वो फॉर्मिंग मिनरल्स। तो जब वो रॉक्स के साथ सॉल्यूबल, जो रॉक्स सॉल्यूबल हो जाते हैं तो वो नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम जैसे मिनरल्स बनाते हैं। और जो लाइमस्टोन होता है और सोडियम क्लोराइड होता है वो ग्रेटली इफेक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट इनको ही होता है सॉल्यूशन का। CO2 जो है वो हेल्प करती है इस रिएक्शन में। फिर आता है कार्बोनेशन, जिसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है मिनरल्स के साथ। इसमें फेल्सपर और कार्बोनेट मिनरल्स जो है वो कॉमन है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वो वीक एसिड होता है। रिजल्ट क्या होता है, केव फॉर्मेशन इन डोलोमाइट रीजन। CO2 क्या होता है, वो वाटर के साथ ऑब्जॉर्व हो जाता है और फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड, जो कि एक्ट करता है एज अ वीक एसिड। फिर आता है हाइड्रेशन, जो कि केमिकल एडिशन ऑफ वाटर, वाटर के एडिशन के वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज होता है ऑफ रॉक। और जो कैल्शियम सल्फेट होता है आफ्टर टेकिंग वाटर वो जिप्सम में टर्न हो जाता है, विच इज़ मोर अनस्टेबल। रेपिटेशन होती है वाटर से, स्वेलिंग और कॉन्ट्रैक्शन से जो रिपीटेटिव मूवमेंट्स है, इससे सॉइल में फ्रैक्चर आता है। और हाइड्रोजन ऑल्सो हेल्प इन फिजिकल वेदरिंग थ्रू द एक्सफोलिएशन एंड ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन। फिर आता है ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों रिवर्स प्रोसेस है। एडिशन और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कॉमनली इन्वॉल्व इन आयरन, मैग्नीज और सल्फर में ये ज़्यादा होती है। जब ऑक्सीडाइजेशन होता है तो ब्राउन और येलो कलर ले लेता है मिनरल, और जब रिडक्शन होता है तब ग्रीन या ब्लूइश ग्रे हो जाता है। रिडक्शन होता है जब ऑक्सीजन का ज़्यादा कंटेंट हो, ठीक है। जब ऑक्सीडाइजेशन में ऑक्सीजन का ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन का ज़्यादा कंटेंट आ जाता है, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। अब फिजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ते हैं। हमने अभी केमिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ा। उसमें क्या आता है, सोल्यूशन आता है, कार्बोनेशन आता है, हाइड्रेशन आता है, ऑक्सीडाइजेशन आता है। अब फिजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ें। तो फिजिकल वेदरिंग 3 चीज़ों पर डिपेंड है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से,
ओवरबर्डन प्रेशर, लोड और स्ट्रेस पैदा करती है. देन एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज एंड क्रिस्टल ग्रोथ. और फिर वाटर प्रेशर कंट्रोलिंग बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल. तो ये 3 चीज़ें डिपेंड करती है, मतलब वेदरिंग प्रोसेस होने के लिए, फिजिकल वेदरिंग होने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस आर कॉज बाय द थर्मल एक्सपेंशन एंड प्रेशर रिलीज. जो ज़्यादातर वेदरिंग होती है ये 2 कारणों की वजह से ज़्यादा होती है. एंड स्मॉल एंड स्लो प्रोसेसेस बट कॉज ग्रेटर डैमेज टू द रॉक्स. तो मेजर फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस कौन सी है? पहली आती है अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन. इसमें क्या होता है ना, ये रॉक हो गया, उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो टूट के अलग हो जाता है. तो ये जो नीचे वाली रॉक होती है ना, उसके ऊपर का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है, तो वो एक्सपांड करने लगती है. तो कंटिन्यूअस इरोजन कॉज वर्टिकल प्रेशर रिलीज एंड अपर लेयर ऑफ द रॉक एक्सपांड कर जाती है. वो एक्सपांड करने की वजह से क्यों एक्सपांड करती है? रिमूवल ऑफ ओवरलेइंग रॉक. तो जो क्या होता है, ये ज़्यादातर फेवरेबल होता है जहाँ राउंड कर्व्ड शेप के रॉक्स होते हैं, जिससे क्या होता है, जो लार्ज स्मूथ राउंड डोम्स है वो फॉर्म होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सफ्लोएशन डोम्स. तो एक्सफ्लोएशन डोम्स इन ग्रेनाइट रॉक नियर भुवनगिरी टाउन इन आंध्र प्रदेश. एक्सफ्लोएशन शीट्स में मेजर्स हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स मीटर्स. तो ये जो एक्सफ्लोएशन है वो 100 से लेकर 1000 मीटर तक की भी होती है. तो इसमें कुछ नहीं है, अनलोडिंग होती है और फिर जो ओवरलेइंग का लोड ख़त्म हो जाता है तो नीचे वाली जो लेयर होती है वो एक्सपांड होती है, क्योंकि उसके ऊपर का प्रेशर रिलीज हो जाता है. फिर आता है टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन. टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन, इसमें क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर जब राइज करता है मिनरल्स एक्सपांड हो जाते हैं, जब फॉल करता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो जो ड्राई क्लाइमेट्स होते हैं और हाई एलिवेशन में होते हैं ना, उनमें ये ड्यूनरल चेंज बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली होता है. दो सरफेस लेयर ऑफ द रॉक टेंड्स टू एक्सपांड मोर इन द डे टाइम एंड कॉन्ट्रैक्ट एट द नाइट टाइम, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है. ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग रिजल्ट एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सफ्लोएशन टेक प्लेस. द सरफेस results in smoothing round surface. The result, a smooth surface and round and small big troublers granite rocks are called tores. अब आती है freezing and thawing, third type of physical weathering. इसमें क्या होता है ना कि ये क्या होती है, जो आइस का ग्रोथ होता है क्रैक्स के अंदर. तो क्या आता है, जो आइस होता है ना, वाटर जब आइस बन जाता है तो वो एक्सपांड करता है. तो वो क्या करता है, एक क्रैक में पानी भरा, रात के समय वो बर्फ़ हो गया, तो वो एक्सपांड करेगा, उस क्रैक्स के डिस्टेंस को और बड़ा करेगा, एक्सपांड करेगा, जिससे कि वेदरिंग होगी और जल्दी होगी. हाई एलिवेशन और मिड लैटिट्यूड, ये जो था टेम्परेचर चेंज इन एक्सपेंशन, ये ड्राई क्लाइमेट्स में होता था और हाई एलिवेशन में होता था. ये कैसा होता है, हाई एलिवेशन में होता है बट मिड लैटिट्यूड्स में होता है. तो रिपीटेटिव फ्रीजिंग, मेल्टिंग ऑफ्टन रिपीटेडली, रैपिड फ्रीजिंग ऑफ वाटर कॉज सडन एक्सपेंशन एंड हाई प्रेशर. फिर फोर्थ फिजिकल वेदरिंग है सॉल्ट वेदरिंग. तो क्या होता है, जो टेम्परेचर चेंज की वजह से ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. तो क्या होता है, हाई टेम्परेट रेंजेस में जहाँ 30 to 50 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस होता है. और जो सॉइल्ड वेदरिंग है वो किसको फेवर करती है, सोडियम क्लोराइड को करती है और जिप्सम क्रिस्टल्स को करती है. तो एक्सपेंशन ऑफ सॉल्ट इन अ रॉक कैन बी ड्यू टू द थर्मल एक्शन एंड हाइड्रेशन मोस्ट इफेक्टिवली. तो ये जो सॉइल क्रिस्टल है, एक मिनट, तो जो ये एक्सपेंशन ऑफ सॉल्ट है इन रॉक्स कैन बी ड्यू टू द, तो ये जो सॉइल्ट का एक्सपेंशन, अभी जैसे देखो क्रैक्स है, उसके अंदर सॉल्ट है, उसमें वाटर आ गया, वो वाटर के साथ वो हो गई, तो वो क्या करेगी, एक्सपांड करेगी ना, वो वाटर ऑब्जॉर्व करेगी तो वो एक्सपांड करेगी, तो उस गैप को और अच्छे से वो फैलाएगी.
तो ये जो सॉल्ट है, वो एक्सपेंशन ऑफ सॉल्ट है इन रॉक्स कैन बी ड्यू टू द, एक तो थर्मल की वजह से, थर्मल एक्शन की वजह से हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनना, थर्मल एक्शन की वजह से हो सकता है, हाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, या क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। और जो क्रिस्टलाइजेशन है वो मोस्ट इफेक्टिव है सॉल्ट वेदरिंग के लिए। सॉल्ट वेदरिंग 3 चीज़ों से हो सकती है, थर्मल, हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन कॉमन है सबसे, फॉलोड बाय लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, शेल और ये सारी चीज़ों में। सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये ज़्यादा होता है सॉल्ट वेदरिंग। फिर आती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। तो फिजिकल पढ़ लिया, केमिकल पढ़ लिया, अब बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ते हैं। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में कुछ नहीं, जो ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, प्लांट एक्टिविटी हो गई, उसके वजह से जो क्रैक्स निर्माण होते हैं रॉक में, वो बायोलॉजिकल वेदरिंग में आ जाता है। और स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, अनलोडिंग थर्मल और सॉल्ट की वजह से एक्सफ्लोएशन जो स्पेशल प्रोसेस होती है वो रिजल्ट है ऑफ वेदरिंग, बट नॉट अ प्रोसेस। वो प्रोसेस नहीं है, वो रिजल्ट है वेदरिंग का। और एक्सफ्लोएशन डोम जो है वो होते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन की वजह से, और जो टोर्स होते हैं वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे मास मूवमेंट। तो अब हम शुरू करते हैं मास वेस्टिंग। तो मास वेस्टिंग द मूवमेंट ऑफ वेदर मटेरियल, जो रॉक वेदर्ड हो गए वो स्लोप की वजह से स्लोप होता है, और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। मूवमेंट में बी ग्रेजुअल और सडन, और डिपेंड ऑन ग्रेडियंट ऑफ स्लोप एंड वेट ऑफ डेब्रीज। तो स्लोप पे और डेब्रीज पे वो डिपेंड करता है। वेदरिंग जो है वो प्री रिक्वेस्टिक साइड नहीं है, मतलब वेदरिंग हेल्प करता है, बट वो ऐसा नहीं है कि वेदरिंग पहले होगी फिर मास वेस्टिंग होगी, ऐसा नहीं। एंड देन एडेड बाय द ग्रेविटी, नो जियोमॉर्फिक एजेंट, जो बाकी जो एजेंट है वाटर, आइस, ग्लेशियर, जो वाटर ग्लेशियर, विंड्स, ये सारे वेव्स, ये सारे चीज़ें हेल्प नहीं करती, वो सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू। हमने जैसे पढ़ा था ड्यूरेशन प्रोसेस में कि दैट मास वेस्टिंग में, इधर जैसे पढ़ा था हमने, कहाँ गया, हाँ ये इधर पढ़ा था हमें, मास वेस्टिंग में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही हेल्प करता है। ओके, इट डज नॉट कम अंडर द इरोजन, ठीक है, इरोजन के अंडर नहीं आएगा। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं जो मास वेस्टिंग में है फेवर करते, तो वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, thinly bedded rocks, faults, steep beds, vertical cliffs, abundant precipitation, torrential rain, और scarcity of vegetation, vegetation की कमी होने की वजह से भी होता है। 3 forms of movement है, एक have, then have of us up a soil due to the frost growth and other, then flow, mainly flow and slide। जो फ्लो होता है वो स्लो होता है, और जो स्लाइड है वो फास्ट होती है। मास मूवमेंट कैन बी 2 टाइप्स, स्लो एंड रैपिड। तो मास वेस्टिंग में सबसे पहले आता है क्रिप। क्रिप जो है वो स्लो ग्रेजुअल मूवमेंट है। क्या है? स्लो ग्रेजुअल मूवमेंट है, मोर और लेस कंटिन्यूअस होता है, और इसके लिए मॉडरेट स्लोप की ज़रूरत पड़ती है। मूवमेंट ऑफ अ सॉइल एंड रॉक डाउन हिल्स, movement is not very noticeable, but could and most common in dump soil and continuous animal gazing region। और इसका इंडिकेटर क्या है? लीनिंग ऑफ फेंस पोस्ट और टेलीफोनिक पोल्स, तो वो थोड़े से टेढ़े हो जाते। टाइप्स ऑफ क्रिप, सॉइल क्रिप, लूज क्रिप, रॉक क्रिप, रॉक ग्लेशियर क्रिप, एंड ये इसका मतलब होता है क्यूमुलेटेड हिप और मास रॉक ऑफ फ्रेगमेंट। सॉलिफ्लेक्शन क्या होता है? फ्लोइंग ऑफ अ सॉइल मास ल्यूब्रिकेंट विद द वाटर, क्वाइट कॉमन इन मॉइस्ट टेम्परेट एरिया, इन पैराफ्रोस्ट रीजन में और रेनी एरिया में, और ये स्लाइटली फास्टर होते हैं क्रिप से। अब रैपिड मूवमेंट में सबसे पहले आता है फ्लो। जो रैपिड मूवमेंट है वो ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा होता है और जेंटल से स्टीप स्लोप होती है। फ्लो में मास वेस्टिंग ऑफ अर्थ मटेरियल
with the high water content, okay, and occurs when the precipitation or snow melt in a greater than absorption capacity. अर्थ फ्लो क्या होता है? इट्स अ फाइन ग्रेनाइट होते हैं, क्ले रिच मटेरियल होता है और सैचुरेटेड होते हैं विथ वाटर, लो स्टीप. द सैचुरेटेड सॉइल टर्न इनटू द थिक लिक्विड दैट फ्लोस डाउनहिल फॉर्मिंग डिप्रेशन एट द हेड. जैसे कि इधर मेरे पास डायग्राम है, ये देखो, ठीक है. ये मड फ्लो हो गया, ये अर्थ फ्लो हो गया. आर ग्लास शेप बनाता है विद द स्प्रेडिंग टो व्हेन बेडरॉक में स्लाइड डाउन. ओके, देन ये मड फ्लो क्या होता है? ये वॉल्केनिक जैसे होते हैं. थिक लेयर होती है ऑफ वेदर मटेरियल, गेट सैचुरेटेड विद द वाटर आइदर स्लोली और रैपिडली ये नीचे गिर जाते हैं. इसमें मड फ्लो में स्टीप स्लोप होती है और ये एक डेफिनेट चैनल के थ्रू नीचे आ जाते हैं. एरिड रीजन विद द लिटिल और नो वेजिटेशन, ये एरिड रीजन में होता है जहाँ पानी बहुत सूखा होता है और वेजिटेशन की कमी की वजह से होता है. स्लोप ऑफ इरप्टिंग वॉल्केनोस अकर्स, ठीक है. वॉल्केनिक एश डस्ट टर्न इनटू द मड, कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. डेब्रिस एविलांचेस आर फास्टर देन द मड फ्लोस एंड ह्यूमिड एरियाज में होते विथ और विदाउट वेजिटेशन. नैरो ट्रैक होता है और स्टीप स्लोप होते हैं, ये फास्टेस्ट होते हैं, ठीक है. अर्थ फ्लो और मड फ्लो से तेज होते हैं, सिमिलर टू द स्लो वेंचेस. फिर आता है लैंडस्लाइड, रैपिड एंड परसेप्टेबल मूवमेंट, रिलेटिवली ड्राई रीजन में होता है और इसकी स्टीपनेस स्लोप बहुत स्टीप होते हैं. उसमें आता है स्लम, स्लिपिंग ऑफ रॉक डेब्रिस विथ बैकवर्ड रोटेशन, ये कीवर्ड है, बैकवर्ड रोटेशन के साथ होता है. और डेब्रिस स्लाइड जो होता है वो विदाउट बैकवर्ड रोटेशन होता है. और रॉक स्लाइड जो होता है वो इंडिविजुअल रॉक मासेस जो है वो गिर जाते हैं नीचे. और रॉक फॉल होता है, फ्री फॉल होता है रॉक का ओवर एनी स्टीप स्लोप, कीपिंग इट अवे फ्रॉम द स्लोप. रीज़न क्या है? हिमालय रीजन जो है वो यंगर होते हैं, टेक्टोनिकली एक्टिव होते हैं, मेड अप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक और स्टीप स्लोप होती है. और वेस्टर्न घाट में मास मूवमेंट की होती है, मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से होती है, हैवी रेनफॉल होती है वहाँ और नंबर ऑफ वर्टिकल क्लिफ्स होते हैं. अब इरोजन एंड डिपोजिशन, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिग्रेडेशन प्रोसेस आर वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन आर डिग्रेडेशन प्रोसेस, ठीक है. Erosion and transportation of material are carried out by wind, running water, glacier, wave and groundwater. These are three are controlled by climate. जो running water हो गया, wind हो गया, running water हो गया, glacier, ये climate condition की वजह से होता है. और wave और ये अपना independent होता है. Work of a wave is dependent on location, ठीक है. Work of a groundwater is determined by the lithological character of a region. And deposition is a consequence of erosion, not actually a work of any agent. Glaciers are more effective as an agent of erosion than wind. Soil formation क्या है? Pedogenesis, results of decay or medium for a growth. Biological activity slow होती है और soil become adjusted to the condition of climate, landform and vegetation. सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? पैरेंट मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट, उसका जो टेक्सचर होता है, स्ट्रक्चर होता है, मिनरल और केमिकल कंपोजिशन, वो सारे डिपेंडेड होते हैं. सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड होता है उस पेरेंट रॉक के स्ट्रक्चर और टेक्सचर पे. मैच्योर एंड रेट ऑफ वेदरिंग डिपेंड्स ऑन वेदरिंग मैंटल. सिमिलर bedrock may have different soil and dissimilar bedrock may have similar soil. Young soil shows strong link with the type of parent rock. Then next factor है topography, depends on exposure of sunlight and surface drainage, ठीक है. Soil on a steep slope thin होती है, flat land पे thick होती है, and very favorable over gentle slope. Soil क्या होती है? Gentle slope पे अच्छे से बनती है. Then third factor है climate. Moisture और temperature are two major factors. Alluviation
downward movement of water, removing soil nutrient from upper to lower layer. Illuviation, deposition of material removed by illuviation in a deeper layer. Desilicization is a removal of silica, and hard plains are due to the excess evaporation. Calcium carbonate is formed in a tropical climate area, and chemical activity increase in higher temperature. जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, फिर फोर्थ फैक्टर है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, मॉइस्चर रिटेंशन एंड नाइट्रोजन. डेड प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमस इन कोल्ड क्लाइमेट, ह्यूमस अक्यूमुलेशन इन सॉइल, इन ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल लो ह्यूमस. ठीक है, राइबोजियम भी हेल्प करता है. फिर लास्ट है टाइम, मैच्योराइजेशन ऑफ सॉइल, प्रोफाइल डेवलपमेंट. Out of 5 soil forming factor, time, topography or parents TTP are passive control factors because their effect is not immediate. ठीक है, तो यहाँ हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस